चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें जिसका इंग्लिश नाम होता है केमिकल रिएक्शन। हम आज जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को आज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक जो है हमने बोर्ड पे लिख दिया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इस चैप्टर के अंदर, हमें जो जो चीजें पढ़नी होती है उसके बारे में हमने लिख दिया है। जैसे पहला टॉपिक जो है हमारा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तथा इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमें जानना होगा इसमें। लेकिन उससे पहले जो है आपको सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो उस चैप्टर के नाम के आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक लेवल यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो चैप्टर के नाम होते हैं उनके बारे में अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो आगे चल के हमें दिक्कत होती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है? अगर हमसे कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने इधर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एक कंडीशन है कि और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जब वो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाए, अगर चेंजेस आ जाए, केमिकल चेंजेस हो जाए, तो इसके बाद जो है हम उसे किसी भी अभिक्रिया को भौतिक विधियों के माध्यम से उसे उलट नहीं किया जा सकता है, मतलब उल्टा नहीं जा सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी जल का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया कि हाइड्रोजन, हम सब जानते हैं कि जल का निर्माण जो है दो गैसों से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो एक एग्जांपल जो है आपके सामने हमने रासायनिक अभिक्रिया का रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो दैट मीन्स करने का मतलब है कि जब दो गैसें आपस में मिल करके रिएक्ट करके जो है रिएक्शन करने के बाद जो है एक लिक्विड पदार्थ हमें मिलती है, यानी कि वो जल के स्वरूप में हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को जो है हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन पर हम गौर नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे अभिक्रिया जो है हम आगे समझेंगे बातों को एक एक करके एग्जाम्पल को। इसके बाद जो है हमारा आता है, जैसे उसी अभिक्रियाओं में से हमने लिखा है कुछ कुछ क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि चेंज होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद उनमें क्या क्या चेंजेज आ सकती हैं। तो है सबसे पहला चीज कि उनके अंदर जो है अवस्था परिवर्तन हो सकता है। सेकेंड नंबर कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद जो है तापमान में परिवर्तन, और एक गैस में उत्सर्जन तथा अवक्षेप का बनना। तो ये पांच तरह के जो चेंजेज है वो हमने यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है कि 5 तरह के केमिकल रिएक्शन बनने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो है ये 5 तरह के जो है चेंजेज उनके सामने आते हैं। कहता है पहला कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का दैट मीन्स क्या है कि जिस अवस्था में, जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और गैस, तो भैया वो गैस था, है ना, एक गैस के रूप में था। लेकिन जब एक अभिक्रिया कर लेती है तो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, यानी कि अपने पूर्ण अवस्था में जो है नहीं रहती है, अपनी अवस्था से बदल जाती है, जैसे जल लिक्विड बन गया। रंग में परिवर्तन, हम कभी कभी देखते हैं कि कोई केमिकल चेंजेस जब आती है तो उनके अंदर जो है रंगों का परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर के आगे हम लोग जब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण वगैरह बनाने में, तो उस समय हम लोग क्लियर करते चलेंगे इस चीज को। इसके बाद देखिए इसमें एक चेंजेज और आता है तापमान में परिवर्तन। अगर किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ का हम रिएक्ट कराते हैं तो उस समय उसका तापमान जो होता है वो भी जो है बदलाव होती है बहुत सारे केस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आगे चल करके हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी हम केवल इनके बेसिक रूप को जान रहे हैं कि चेंजेस क्या होती है। तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन हो सकती है। इसके बाद जो है सबसे मुख्य रूप से चौथा पॉइंट जो कहता है वो गैस का उत्सर्जन, यानी कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, तो उस समय हम
जो देखते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन मीन्स बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जिस समय बहुत सारी गैसों का निर्माण होता है, उत्सर्जित होते रहती है, बनती है। जैसे बहुत सारे अभिक्रिया में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस हमेशा जो है आपको बनते नजर आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस निकलते नजर आएगा। आगे चल करके हम बताएंगे ये कि उत्सर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अवक्षेप है क्या। तो अवक्षेप का मतलब होता है कि जैसे कोई विलयन है ना, कोई विलय पदार्थ, विलयन जो है किसी पदार्थ के साथ जब इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस विलय का ठोस में परिवर्तन हो जाना अवक्षेप कहलाता है। ठोस में परिवर्तन हो जाना अवक्षेप कहलाता है। यानी विलय चीज को हम किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी विलय पदार्थ के साथ ही अगर हम रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो वह जो है उनका ठोस में परिवर्तन होना अवक्षेप कहलाता है। यानी कि अवक्षेपन किसे कहते हैं, आगे चल करके हम लोगों को सवाल भी आएगी कि अवक्षेपन से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपन का मतलब है अवक्षेप का बनना। यही, ये तो पांचों समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमने एक टॉपिक और लिखा है कि दैनिक जीवन में आज हम जो है अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है नहीं पहचान पाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में निरंतर होती रहती है, घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। जैसे भोजन का पचना। इंसान के अंदर जो है भोजन निरंतर पचते रह रहा है, भोजन हम करते हैं तो भोजन पचता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या यह भोजन का पचना जो है किस अभिक्रिया के कारण हो रहा है। तो जी हाँ, वो जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही जो है भोजन का पचना होता है। जैसे श्वसन क्रिया, हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है, ये भी जो है क्या है, ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। जो हम श्वास लेकर के छोड़ रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो है करते रह रहे हैं, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट है क्या कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मतलब आप देखते हैं कि आपके पास अगर खुले में अगर कोई लोहा है, लोहे का गेट है या फिर लोहा का कोई भी पदार्थ, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। लोहा जो है चित्ती धर लेता है उसके ऊपर, यानी कि वही जंग लगना कहलाता है। तो वो भी जो है रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया अगर ना होता तो शायद वो लोहे पर जंग ना लगता। तो कैसे जंग लगता है, इस पर भी जो है इस चैप्टर के अंदर जो है एक प्रश्न आया है कि लोहे पर जंग लगना से आप क्या समझते हैं, यानी कि किसे कहते हैं। इस टाइप का कुछ प्रश्न होगा तो उसमें हम क्लियर करेंगे कि कैसे आखिर लोहे पर जो है जंग लगा, रासायनिक अभिक्रिया कहाँ से हुई, किसके साथ मिला कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो आगे चल करके हम ये भी डिस्कस करेंगे सवाल को। आगे कहता है कि दही का बनना। हम घरों में देखते हैं कि दूध से जो है दही का, यानी कि दही का स्वरूप देखिए अवस्था में चेंजेज हो जाना, यानी दूध का दही बनना। अब दूध से दही बनना मतलब पूरा चेंजेज अवस्था में हो गया, तो वो भी जो है किसके कारण हो रहा है भैया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। तो ये जो है अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, जिन पर हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन गौर करना पड़ता है, क्योंकि यह सब चीजें जो है रासायनिक अभिक्रिया के ही पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं, है ना। इसके बाद जो है हमारा सेकेंड टॉपिक है, वो है अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक क्या है, तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले यानी हिस्सा लेते हैं। जैसे हम जब भी कोई केमिकल चेंज कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन को बना रहे होते हैं, तो उस समय जो वस्तु रिएक्शन होने से पहले जो जिन पदार्थों का, जिन तत्वों का हम उपयोग करते हैं, तो उन सभी तत्वों का जो है उपयोग करने के माध्यम को ही जो है जो सामान हम लेते हैं बनाने के लिए, तो उसे हम अभिकारक कहेंगे। जैसे उन्हें लिखा ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस करके मिलाते हैं, तो ये दोनों जो है बातें वो अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। बनने के बाद जो जल मिला वो उत्पाद है। जैसा यहाँ पे हमने लिखा उत्पाद के डेफिनेशन में कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो इसके बाद हमें मिला जल। तो जब जल मिला तो जल क्या है, तो भैया उत्पाद है। वो क्या है बच्चा, वो है उत्पाद। और जल किससे मिला, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर मिला, तो इसका मतलब है कि वह जो है अभिकारक है। तो अभिकारक का मतलब होता है जो तत्व हम उपयोग कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और फिर जब बन करके तैयार हो जाएगा, जो भी चेंजेज आएगी, तो जो तत्व बनेगा उत्पाद के रूप में आएगा, यानी कि उसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अभी जैसा बताया कि अगर हम H+O2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, तो
हमारे पास H2O, यानी कि यह जो है जल का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? यह जो है जल का फार्मूला होता है, यानी कि जल बन करके आ रहा है मेरे सामने, जल बना। तो जल क्या है भाई? तो जल जो है उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। इसे हम कहेंगे कि यह जो है उत्पाद है। तो यहाँ अभिकारक कौन है? तो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये है अभिकारक। अभिकारक, ये है अभिकारक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनका उपयोग जो है रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है, जिन तत्वों का, वो अभिकारक कहलाते हैं। जिन जब रिएक्शन के बाद बने हुए चीजों को हम उत्पाद का नाम देते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बाद अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साइंस जो है, साइंस हमेशा जो है समझ के पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइंस अगर आप रट्टा मारते हैं या फिर किसी चीज को याद करने का कोशिश करते हैं, तो साइंस मेरे ख्याल से साइंस आपको समझ में नहीं आएगी उतना अच्छे तरीके से, क्योंकि साइंस जो होता है वो समझने का चीज होता है, एक एक चीज पे गौर करने का चीज होता है। क्योंकि जो बच्चा अगर साइंस को समझ के नहीं पढ़ता है, तो आगे चल करके उन्हें बातें समझ में नहीं आएगी, है ना। बिना बिना समझ के अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम रट्टा मार लेते हैं, तो भैया ये हिंदी नहीं है बच्चा, ये जो है हिंदी सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट को जो है आप डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, इंग्लिश में डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, जो बुकें होती हैं उनमें, लेकिन साइंस की समझ होनी बहुत जरूरी होती है ना। तो ये चीज जो है साइंस के विषय में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, तो उसे हम समझ के पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आगे चल करके हमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें, घटनाएं देखने को मिलती हैं साइंस के अंदर। क्योंकि पृथ्वी पर आज जो है जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो साइंस से रिलेटेड होती हैं। तो जब बात हमें समझ में नहीं आएगी कि आखिर ये चीज हुआ कैसे, है ना। जब भी कोई घटना हो या फिर जो भी कोई केमिकल रिएक्शन, अभी तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन जब आप कोई ऐसा चीज देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगना, तो जो लोहे पर जंग लगना, यानी कि जब बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ रहा होता है तो उसे बात समझ में नहीं आती है कि भाई लोहे पर जंग कैसे लगा, दूध से दही कैसे बना। तो दूध से दही कैसे बना, तो ये बात तब समझेगा ना जब वो रासायनिक अभिक्रिया को समझेगा कि आखिर ये चीजें रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हो रही है। तो इस पर जो है चर्चा करना पड़ता है, और जो है आपको सही तरीके से, सही मायने में इसे समझ के पढ़ना होगा, तब जाकर के आपको बातें समझ में आएंगी कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो है ऐसे चेंजेस आते हैं।